हुँ? और ये वो मशहूर फोटोग्राफ्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। नोआखली कांड की, डायरेक्ट एक्शन डे, सड़कों पर पड़ी हुई लाशें, ये लाइफ बचने वाला थोड़ी है। तो साहब ये तस्वीर तो आपके सामने है। बताने वाले बताते हैं कि साहब कई दिनों तक लाशें सड़कों पे पड़ी रहीं, सड़ती रहीं, कोई उठाने वाला भी नहीं मिला। मिलता तो तब जब कोई पीछे बचा होता। तो कई सारे लोग पूरे परिवार के साथ इसमें ख़त्म हो गए। कुछ किस्मत वाले थे और वो बच गए, उनमें से इक्का दुक्का परिजनों में से। तो ये सब कुछ चलता रहा, तमाम सारा कत्लेआम चलता रहा। उठाने वाला भी नहीं मिला। मिलता तो तब जब कोई पीछे बचा होता। तो कई सारे लोग पूरे परिवार के साथ इसमें ख़त्म हो गए। कुछ किस्मत वाले थे और वो बच गए, उनमें से इक्का दुक्का परिजनों में से। तो ये सब कुछ चलता रहा, तमाम सारा कत्लेआम चलता रहा। सबसे मज़े की बात यह है, इस कत्लेआम जब ये चल रहा था 16 अगस्त यानी आज ही के दिन 1946, आज़ादी से 1 साल पहले जब ये कत्लेआम चल रहा था, तब क्या हुआ? तब 20 दिन तक तो किसी को खबर ही नहीं लगी, पता ही नहीं चला बाकी भारत को कि हो क्या रहा है, बाकी दुनिया को कि हो क्या रहा है, नोआखली में क्या हो रखा है, किसी को नहीं मालूम। जबकि सबको मालूम था कि ये होने वाला है, ये होगा, सबको मालूम था। ऐसा नहीं है किसी को नहीं मालूम था, एवरीबडी न्यू इट, ये होने वाला है। जो नेता थे उनको मालूम था, गांधी जी को मालूम था ये होगा, जिन्ना इतना सिर फिरा उनको मालूम था, क्योंकि जो मुसलमानों से टच में थे उनको मालूम था ऐसा हो सकता है। बट बाकी हिंदुओं को, जिनको मालूम था वो भी अफीम चटा रहे थे, सेकुलरिज्म में कुछ नहीं होगा, सब बकवास बातें, इन सब बातों में मत आओ, अहिंसा करो। लेकिन अहिंसा काम नहीं करी, अहिंसा नेवर पेड बैक। खैर, अचानक से हुए हमले से हिंदुओं को तो यही समझ में नहीं आया कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। कुछ तस्वीरें उस समय की मैं आपको दिखाता जाता हूँ। सरकटी, अधजली लाशें, तमाम सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। 170 killed, over thousands injured in Calcutta, direct action day assaults, widespread looting, ठीक है ना, तमाम सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कलकत्ता अंडर मॉब रूल, ठीक है ना साहब, बड़े कमाल की बात है। मतलब ये सब कुछ चल रहा था। जिन्ना डिक्लाइंस नेहरूज ऑफर, कांग्रेस टू गो अहेड विद फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, 161 किल्ड, 800 इंजर्ड, कर्फ्यू प्रोक्लेम्ड, तमाम सारी जगह स्टैबिंग, ये सब कुछ नॉर्मल था। चाकूबाजी, सब कुछ चल रहा था, धड़ाधड़ चल रहा था, ये सब कुछ चल रहा था। और लोग, आपके नेता चुप बैठे थे, जो आपके नेता जिनको आप नेता मानते वो चुप बैठे थे, कुछ कह नहीं रहे थे, उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। तो क्या क्या हुआ पहले उसको देखेंगे। आइए। नेकेड, butchered bodies of Hindu women were hung at beef shops in Kolkata. Direct action day survivor recalls the horror. हिंदी में पढ़ता हूँ। बीफ की दुकानों पर नंगी टंगी थी हिंदू महिलाएं, रेप के बाद छात्राओं को खिड़की से लटकाया, जिसने देखा डायरेक्ट एक्शन डे। उस बुजुर्ग से ही सुनिए बर्बरता। तो रेप किया, रेप करने के बाद मीट की दुकान पर जैसे बीफ को टांगा जाता ना, काटकर, ऐसे काटकर उनकी लाशों को, नंगी लाशों को लटकाया हुआ गया था कोलकाता में, भरे बाजार। विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, आज के ज़माने में सोच के भी विश्वास नहीं होता ना। आज आप ISIS को देखते हो और आपको लगता है बहुत बर्बरता है, ISIS वालों ने बहुत बर्बरता कर दी, सब ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बच्चों को जला दिया, फलान कर दिया, ढिकान कर दिया। आपके इससे बुरा हो चुका है। ISIS ने गैंगरेप करने के बाद में उनके स्तन काट के नहीं लगाए, लटकाए नहीं, स्तन काट के उनकी नंगी लाशें नहीं लटकाई मर्डर करने के बाद में। ये डायरेक्ट एक्शन डे में हुआ। अगर सुन के आपको बुरा लग रहा है तो मैं अफसोस किया, आपको आज तक किसी ने बताया नहीं। अनफॉर्चुनेटली गांधी जी हैड टू बैक टू Shravanti to stop genocide of Hindu. Sardar Patel was angry with Gandhi for going to दीपेन दास जी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, ठीक है ना। खैर, पता नहीं नितिन शुक्ला सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। जो सर्वाइवर है उनसे सुनवा दें, उनकी सुन लीजिए। बंगाली में बंगाली के लोग ट्रांसलेट कर देना, है ना। 1946 ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডের সময় রাজাবাজারে গরু মাংসের দোকানে হিন্দু মেয়েদেরকে মানে হাত পা কেটে উলঙ্গ ডেড বডি মাথায় বুক দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল। সেটা পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল গৌরববিহারী মজুমদার আমাকে নিজে বলেছে এবং আমি সেটাও বলি। তাছাড়া আরেকজন সাংবাদিক যার নাম হলো বোর্ড জানি, আমার নামটা মনে নেই, আমার লেখাটা বলতে আছে, মেয়েদেরকে আপনার এই ভিক্টোরিয়া কলেজের হোস্টেলে মেয়েদেরকে উলঙ্গ করে জানালার সাথে মেরে ধর্ষণ করে মেরে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এখন বাঙালিরা সেটা ভুলে গেছে। হ্যাঁ, ठीक है साहब। तो ये वो सर्वाइवर हैं जो बच गए थे उसमें। आज उन्होंने पोल खोल दी, 92 ईयर्स के, 92 साल के, पूरी पोल खोल दी कि क्या क्या हुआ था उस समय। जो उन्होंने देखा उन्होंने बता दिया। कुछ गलत तो नहीं किया। मैं लोगों को लग रहा है शायद कुछ गलत कर दिया। सेकुलरिज्म खतरे में तो नहीं आ रहा सर किसी का? सेकुलरिज्म खतरे में आ रहा तो बता देना। ये सब कुछ हुआ, आपके देश में हुआ, भारत में हुआ।
लेकिन ऐसा कैसे हो गया? वो भी तो बंगाली बोलते थे, उन्होंने ऐसे क्यों मार दिया बंगाली बोलने वाले को? बंगाल में बहुत चलता ना, बंगाली नहीं आती तो बंगाल से बाहर जाओ, ऐसा बोलते ना। तो ये इनको तो बंगाली आती थी, इन्होंने क्यों मार दिया, क्यों भगा दिया? असंख्य लोगों को, काउंटलेस है सर, काउंटलेस, असंख्य लोगों को गैंगरेप किया, असंख्य लोगों को कन्वर्ट किया, मुसलमान बनाया। ये सब कुछ इसी में हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे में। असंख्य लोगों को, वो आज जो बने बैठे हैं ना, उनको मालूम नहीं उनकी असलियत, कि वो हैं जिनके साथ गैंगरेप किया गया, उनको बाद में मुस्लिम बनाया गया। कलमा पढ़ो, कई लोगों को इसके बाद भी मार दिया गया। कई लोगों को जो कन्वर्ट हो गए डर के मारे, जो हिंदू डर के मारे, बहुत सारे सर, हजारों लाखों की संख्या में कन्वर्ट हुए, ठीक है ना। तो जो कन्वर्ट हो गए, उसके बाद बतौर सील, बतौर स्टैंप, बतौर एक गवाही कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए कि तुम असलियत में बने हो या नहीं बने हो, बतौर गवाही उनका गैंगरेप किया गया कि सच्चाई है भी कि नहीं है। ये तो ट्रेडिशन है साहब, ऐसे ही होगा। ये सब कुछ हुआ, आपके देश में हुआ, सबको मालूम है डायरेक्ट एक्शन डे। जिनको नहीं मालूम वो डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में ज़रूर एक बार पढ़ें, ज़रूर एक बार समझें, सीखें, ठीक है ना। अब ये किया किसने था? जिन्ना ने। जिन्ना ने ऐसा क्यों किया? जिन्ना ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसको अलग देश मिल जाए, उसको अलग देश चाहिए था जो नेहरू जी नहीं दे रहे थे। तो उसने बोला अब ऐसे काम नहीं बनेगा मुसलमानों, अब आपको सीधा डायरेक्ट एक्शन, सीधे अंजाम पर पहुंचना होगा। अंजाम पहुंचने के लिए क्या? 5 लाख मुसलमानों को तैयार किया गया, 5 लाख मुसलमानों ने हमला किया। हिंदू क्यों नहीं इस पर लड़ पाए? हिंदू को सेक्युलरिज्म की चरस चटा रखी थी, उसे कहा गया था सेक्युलरिज्म है साहब, धर्म अफीम है, सेक्युलरिज्म की चरस चाटो, ये ज़्यादा अच्छी है, सेक्युलरिज्म का गांजा फूको, ये ज़्यादा अच्छा है। तो हिंदू सेक्युलरिज्म का गांजा फूक रहा था, उसको पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर सीधे हमला हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। आज जैसे आप लोग जितने सजग हैं वो लोग उतने नहीं थे, तब उस समय सोशल मीडिया नहीं था। तो बड़े कमाल की बात है सर। खैर, सेक्युलरिज्म वाले भद्रलोक, हम भी बंगाली है, ये भी बंगाली बोलता है, हमारा भाई है बंगाली बंगाली। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ जानते हैं आप? क्योंकि इसके बाद बहुत कड़वी सच्चाई आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, इतनी कड़वी कि शायद आपसे झिली भी नहीं, शायद कुनैन यानी क्लोरोक्विन की गोली से भी ज़्यादा कड़वी। देखते रहिए, क्योंकि हमारा जो इतिहास है बहुत कड़वा है, उसको गले के नीचे उतारना इतना आसान नहीं है, कई बार गले में ही अटक जाता है। खैर, 1946 में ये सब कुछ हुआ। 16 अगस्त के दिन इसकी स्टार्टिंग हुई। 3 दिनों में तो खेल हो गया साहब, पता ही नहीं चला कहाँ क्या हुआ, किसने क्या कर डाला। और जब तक कुछ समझ पाते तब तक तो खेल हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो डायरेक्ट एक्शन डे पर आपको पेज भी मिलेगा विकिपीडिया पर, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जो असलियत है वो नहीं मिलेगी आपको। असलियत आपको बहुत सारी जगहों से ढूंढनी पड़ेगी। तो आखिर इतना कुछ कैसे हो गया, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, उसकी बात करते हैं। तो जब ये सब कुछ पॉसिबल, संभव नहीं लग रहा था लोगों को कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको पॉसिबल बनाने में कुछ लोग थे, और वो लोग कौन थे? वो सारे सेक्युलरिज्म वाले लोग थे। तो सरकार किसकी थी, पहले इसको देख लें। 1946 में इलेक्शन हुए, और 1946 में जब इलेक्शन हुए तब ये कहा गया सेक्युलरिज्म है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वोट दो। हम किसको वोट देंगे? जो हमारी बात करेगा, जो बंगाल की बात करेगा, जो बंगालियों की बात करेगा। फिर किसको वोट दिया गया? कौन जीता वहाँ पर? आपको जानकर हैरानी होगी साहब कि जो जीतने वाले थे, जो पार्टी जो जीती वो थी बंगाल प्रोविंशियल मुस्लिम लीग। अब क्योंकि इसमें बंगाल है तो वोट उसको मिलना जायज़ है। जो मुस्लिम वोट था वो तो मिला ही मिला 100%, जो हिंदू वोट था वो भी मिला। हिंदुओं को कुछ लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि भाई आपको वोट नहीं देना चाहिए, आपको बीपीएमएल को वोट नहीं देना चाहिए, आप किसी और पार्टी को वोट दें, लेकिन साहब किसी ने नहीं सुनी। सेक्युलरिज्म है, बंगाल में हमारी पार्टी आएगी, बंगालियों की पार्टी आएगी, तो बीपीएमएल को वोट दिया, बीपीएमएल को वोट दिया तो बीपीएमएल की सरकार बनी। प्रोविंशियल था, प्रोविंस था, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। कौन बनाए गए? हुसैन शहीद सुहारवर्दी। तो हुसैन शाहिद सुहारवर्दी को जो बनाया गया, तो वो जो वहाँ के एक तरह से प्रधानमंत्री बने। तो जब प्रधानमंत्री बने, इस प्रोविंस के हेड बने जब इस प्रोविंस के, तब क्या स्थिति हुई? तब ये स्थिति हुई सर कि बल्ले बल्ले हो गई। उनको मालूम था कि भारत आज़ाद होने वाला है, जिन्ना कोई मालूम था कि भारत अब किसी भी क्षण आज़ाद हो सकता है। उन्होंने उससे पहले की तैयारी कर ली थी, और जब तैयारी करी तो उस तैयारी के बाद जब 46 में बन गए, तब इसके बाद में जो है डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तब इसमें इनका पूरा पूरा हाथ था, पूरा पूरा हाथ। इन्होंने ही पुलिस को छुट्टी दी, ऐसा बताते हैं। इन्होंने ही जो है मुसलमानों को तमाम सारे हथियार मुहैया कराए, तमाम सारी चीज़ें करी। तो ये वो काला अध्याय, वो काला कलंक था जिसे गांधी जी अपना मित्र मानते थे। गांधी जी जिनके साथ उठते बैठते थे। मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो फोटोग्राफ्स हैं सर, आप देख सकते हैं। सुहारवर्दी के साथ बैठे। सिर्फ इतना नहीं, जब इतनी सब हत्याएं चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, और जब मालूम था ये होने वाला है, तब गांधी जी जो है जाकर एक जगह बंगाल में जाकर एक जगह रुके। और आपको जानकर हैरानी होगी, 1946 का मैं अगर आपको आंकड़ा दिखाऊं, लोगों को लग रहा होगा शायद हिंदू कम होंगे कोलकाता में। तो मैं दिखा देता हूं आपको आंकड़ा। आपका आंकड़ा क्या था? ये हिंदू है सर,
73%, 73% जो है वो हिंदू हैं। अंदाज़ा लगाइए आप। ये हालत है साहब, क्या करेंगे आप? 73% हिंदू होने के बाद ये स्थिति, तब ये हाल हो गया, बताइए। और मुस्लिम कितने थे? 23%। अदर्स कितने थे? अदर्स थे 4%। तो 73% हिंदू होने के बावजूद ऐसी स्थिति आ गई। क्यों? क्योंकि 73% जागा हुआ नहीं था, सोया हुआ था। वो क्षेत्रवाद में बंधा हुआ था, बंगाल में, बंगाली में। इसीलिए तो उसने बंगाल प्रोविंशियल मुस्लिम लीग को जिता दिया, क्योंकि उसमें बंगाल लगा था, बीपीएमएल। खैर, जब बीपीएमएल जीत गई, दंगे शुरू होने की कन्फर्मेशन हो गई। तब क्या हुआ? तब गांधी जी गए, और जब गए तो एक जगह रुके, और जिस जगह रुके उस जगह का नाम जो है वो एक मुस्लिम परिवार की जगह थी, और मंजिल करके कुछ था, मुझे एकदम, हैदरी मंजिल में वो रुके। और हैदरी मंजिल में जब रुके तो किसके साथ रुके वो भी देख लीजिए। हैदरी मंजिल में रुके किसके साथ वो भी आप देखिए। बड़ा कमाल की स्थिति है सर इनकी, बड़े ही कमाल की। डायरेक्ट एक्शन डे के हत्यारे सोहरावर्दी के साथ एक घर में क्यों रुके थे गांधी? नौअखिली हिंदुओं के पलटवार पर ही क्यों किया था उपवास? बहुत सारी चीज़ें कि आखिर यहाँ क्यों रुके, इधर क्यों रुके। बीच बीच में आपको तमाम सारे कमेंट्स दिखेंगे आपको, जो अपनी अम्मी लेके बेचने आए हैं कुछ लोग, उनका पर्पस है लाइफ को डिस्टर्ब करना। आप लोग डिस्टर्ब ना होना, ना मुझे करना, है ना? ठीक, क्लियर। तो ये स्थिति है साहब। जब ये सब कुछ चल रहा था, तब गांधी जी सोहरावर्दी के साथ स्थिति ये थी, कौवे लाशों को खा रहे थे। ये देखिए, ये गिद्ध खा रहे हैं लाशों को, ठीक है ना। सोहरावर्दी के साथ तब वो बैठे, उन्होंने जो है सोहरावर्दी को मनाया कि मुझे तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम यहाँ के सर्वे सर्वा हो, तो मुझे तुम्हारे साथ एक जनरल मीटिंग करनी है। तो जब उस जनरल मीटिंग में जब पहुँचे, जब जनता के बीच में पहुँचे, तो गांधी जी ने बड़े इत्मीनान के साथ उसके कंधों पे हाथ रखा, बाहों में ले लेना जैसे बोलते ना, वो किया। लेकिन साहब, पब्लिक ने जमकर नारेबाजी करी, गांधी गो बैक, जमकर नारेबाजी हुई, तो नहीं चल पाई इनकी। अब उसी भीड़ में से एक बंदे ने पूछा सोहरावर्दी से कि ये जो इतने सारे लोग मारे गए, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते हो? तो बोला, यस, ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। सोहरावर्दी को बिल्कुल कहीं कोई डर नहीं, कोई शिकन नहीं। और हो भी क्यों? क्योंकि उसका पर्पस कुछ और था, और वो पर्पस एकदम बहुत क्लियर था। और वो पर्पस था कि उसको बंगाल का एक प्रोविंस बनाना था। आपको जानकर साहब हैरानी होगी कि बिहार का इलाका, बांग्लादेश का इलाका और जो बंगाल का इलाका, ये पूरा इलाका, इस पूरे इलाके की एक अलग प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस बनाने की जुगाड़ थी, हो नहीं पाया। ग्रेटर इंडिपेंडेंट बंगाल बनाया जाना था साहब। अब बंगाल बनना है तो जितने बंगाली भाषी सारे खुश, हमारी भाषा वाला बनेगा, ग्रेटर इंडिपेंडेंट बंगाल, एवरीबडी वॉज हैप्पी। तो क्या ये अकेला सोहरावर्दी ही इसमें दोषी है, या कोई और भी है? हुसैन सोहरावर्दी ये अकेला दोषी है इसमें, या और भी दोषी हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें हिंदू नेता भी शामिल थे, जो कांग्रेस के थे। इसलिए मैं कहता हूँ कांग्रेसी हिंदू नहीं होता, है ना, यही कारण है। शरद चंद्र बोस, किरण शंकर राय, सत्यरंजन बख्शी, ये सब लोग भी इसमें शामिल थे। शरद चंद्र बोस कौन थे, ये भी हम आपको बताएंगे। यू विल कम टू नो कि क्या क्या इस देश के अंदर चला, वो भी आपको समझ में आएगा। और किस प्रकार से जो है आपके साथ में जो धोखा हुआ, वो भी आपको समझ में आएगा। एक एक करके आपको सारी चीज़ों को बताएंगे हम, और सारी चीज़ें आपको एक एक कर समझ में भी आएगी। खैर, जी धन्यवाद भी आपका। तो ग्रेटर इंडिपेंडेंट बंगाल बनाने की बात हो रही थी साहब, इसलिए सारे लोग शायद शामिल हो गए। शरद चंद्र भी शामिल हो गए, कांग्रेस के थे, मंत्रिमंडल में मंत्री थे, ठीक है ना, किरण शंकर राय, रंजन बख्शी। लालच क्या था कि बंगाल अलग बन जाएगा। शुक्र मनाइए कि बंगाल अलग नहीं बना। और इनका जो डायरेक्ट एक्शन डे का जो तैयारी थी, वो क्या तैयारी थी? हावड़ा ब्रिज को उड़ा देंगे। हावड़ा ब्रिज उड़ा देंगे तो ये पूरा का पूरा जो इधर वाला पोर्शन है इधर आ जाएगा, हमारा हो जाएगा, उधर वाला उधर, इधर का पूरा हमारा हो जाएगा। ये प्लानिंग थी बेसिकली। वो प्लानिंग फेल हो गई, नहीं हो पाई। लेकिन साहब सब चुप, कोई बोलने को तैयार नहीं। और इसके बाद में जो है ये पाकिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री भी बने, हुसैन शाहिद सोहरावर्दी, सॉरी। तो हाँ, आसाम भी था इसमें जी, बिल्कुल राजीव जी। वो पूरा इलाका जो है ना, वो पूरा इलाका, उस पूरे इलाके को लेकर जो है इनको बनाना था। खैर, तब बन तो पाया नहीं, प्रयास इन्होंने बहुत किए लेकिन नहीं बन पाया। गांधी जी ने इनके साथ में जो है तमाम सारी मीटिंग्स करी, इसको लेकर जो है बड़े तनातनी भी हो गई थी नेहरू जी में और गांधी जी में। तो गांधी जी जाकर जो है हैदरी मंजिल में रुके थे,
हैदरी मंजिल से इन्होंने वहाँ से जो है पूरा अपना ये सारा चालू किया। लेकिन गांधी जी ने एक बार भी, गांधी जी चाहते तो इस हत्याकांड को रुकवा सकते थे, गांधी जी चाहते तो वहाँ जाके फास्ट कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन मुस्लिम जो है वो इतने इमोशनल फूल नहीं थे, उन्हें मालूम था हमें किसकी सुननी है, उन्हें मालूम था कि हमें गांधी की नहीं सुननी है, उन्हें मालूम था कि हमको जिसकी सुननी है हम उसकी सुनेंगे, यानी कि हमको जिन्ना की सुननी तो हम जिन्ना की सुनेंगे। तो उन्होंने जिन्ना की सुनी और पूरी तैयारी अपने हिसाब से करी, और अचानक से डायरेक्ट एक्शन डे पे जब सब सो रहे थे तब हमला हुआ। संभलने का भी मौका नहीं मिला हिंदुओं को, कुत्ते बिल्लियों की तरह से काटे गए। कुत्ते बिल्ली कहना गलत होगा, गाजर मूली की तरह से काटे गए, कुत्ते बिल्ली भी थोड़े शराफत से काटे जाते हैं। ये सब कुछ चलता रहा और ये सब कुछ 3 दिन तक चलता रहा। जब ये सब कुछ 3 दिन तक चलता रहा तो वहाँ पर जो है बड़ा लोगों के बीच में भी बड़ी अनबन रही। अब शरद चंद्र बोस कौन है? ये शरद चंद्र बोस है ना, और 1950 में इनकी मृत्यु हुई। पढ़े लिखे आदमी थे। जानकीनाथ बोस, प्रतिभा देवी, कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। और पॉलिटिकल करियर इनका ये था कि बोस बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1936, बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ही सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी टिल 1936, फ्रॉम 1936 टिल 1947, है ना। तो साहब ये शरद चंद्र बोस जी थे। बाद में जो है इनको बताया गया, समझाया गया, जब इतना सब हत्याकांड हुआ तब इनकी शायद आंखें खुली। सेंट्रल लीडरशिप ने भी इनको समझाया, बताते हैं गांधी जी ने इनको समझाया तो ये माने, फिर जाकर इन्होंने विरोध किया कि नहीं भाई जो है वो ग्रेटर बंगाल नहीं बनना चाहिए, ग्रेटर इंडिपेंडेंट बंगाल नहीं बनना चाहिए। इतना पिटने के बाद, इतना कटने के बाद तो खैर समझ आती है सबको। आज की एनालिसिस सन रोंगटे खड़े हो गए, हमें पूर्वज कितना झेले हमसे आज़ादी दिलाने, मोहन जी तो कुछ भी नहीं है सर, अभी देखते जाइएगा। तो ये शरद चंद्र बोस जी हैं, जो तमाम सारे लोगों के साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी थे, जवाहरलाल नेहरू जी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, तमाम सारी इन्होंने पोजीशंस पे भी काम किया। 1946 में जो है ये इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी उसमें मंत्री थे माइंस के, पावर के और वर्क्स यानी PWD जिसे आप जानते हो, तीनों एक साथ थे इनके पास, ठीक है ना। तो उसके ये मंत्री थे। तो ये इनकी सच्चाई है, ये इनकी असलियत है, जो शायद आपको कोई बताने में डरेगा, बताएगा नहीं, क्योंकि सुभाष बाबू का नाम भी इनमें जुड़ जाता है। सुभाष बाबू के चक्कर में इनको जेल हुई थी, सुभाष बाबू जब गायब हो गए थे तब इनको जेल हुई थी, है ना। तो ये सच्चाई है सर, जो दर्ज है किताबों में दर्ज है। कुछ लोगों को हो सकता है ये सच्चाई हजम ना हो रही हो, पर सच तो सर आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए साहब, जो है हम एज इट इज़ बता रहे हैं, हमें इसमें, और ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये है क्लियरिटी के साथ। फिर क्या होता है, फिर साहब सवाल उठते हैं गांधी जी के ऊपर, तमाम सारे सवाल उठते हैं कि गांधी जी चाहते तो उसको रुकवा लेते, गांधी जी ने इसको रुकवाया क्यों नहीं, मुस्लिम लीग को बोलकर इसको रुकवाया जा सकता था। तमाम सारे जो हत्याकांड हैं, ये तमाम सारे जो रेप हैं, ये जो हिंदू औरतों के बाकायदा स्तन काट के लगाए गए। एक कहानी चलती ना कि फला जगह पर किसी ने कहानी लिखी, झूठी कहानी कम्युनिस्टों ने, कि वहाँ पर टैक्स के रूप में जो स्तन मांगे, स्तन काट के दे दिए उसने। ये कहानी गलत है, झूठी कहानी, ऐसा कहीं नहीं था, ये झूठी साबित हो चुकी है। सच्ची कहानी बताऊँ, स्तन कहाँ काटे गए? कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे में गैंगरेप वहाँ किए गए, नंगी लाशों को वहाँ लटकाया गया बीफ की तरह से। ये है सच्चाई, वो तो झूठी कहानी, लेकिन ये सच्ची कहानी है, ठीक है। सो ये सब कुछ होता रहा साहब, और बड़े कमाल की बात है कि 29 अगस्त 1947 को सोहरावर्दी और अन्य मुसलमान जो हैं वो वंदे मातरम पर उठकर खड़े हुए, लेकिन गांधी जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि उनका मानना था कि नेशनल एंथम के लिए खड़े होना या नेशनल सॉन्ग के लिए खड़े होना ये एक विदेशी परंपरा है, हमको इस पर खड़े नहीं होना चाहिए, हमें ये विदेशी परंपरा नहीं माननी चाहिए। वंदे मातरम पर भी खड़े नहीं हुए। तारीख बार बता रहा हूँ आपको, आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। 29 अगस्त 1947 की जो प्रेयर मीटिंग थी उसमें सोहरावर्दी और अन्य मुसलमान जो हैं वो खड़े हुए स्टेज पर, लेकिन गांधी जी जो है वो खड़े नहीं हुए। At yet another prayer meeting on August 29, 1947, when Sohrawardi and other Muslims on the stage stood up when Vande Mataram was being sung, Gandhi kept routinely sitting because he believed that standing up as a mark of respect for national song was a Western import. ठीक है ना, तो भाई ठीक है, उनका ये भी कहना था भाई फैमिली प्लानिंग के लिए जो तमाम सारे जो उपाय बताए जाते हैं ये गलत है, हमको इनको नहीं मानना चाहिए, वेस्टर्न कंसेप्ट है, हमको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। और इसीलिए वो माई एक्सपेरिमेंट्स विद लाइफ है ना, वो जो उनका जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो उन्होंने किया, और एक्सपेरिमेंट्स आप सबको मालूम है किन के साथ सोना, किस अवस्था में सोना, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। खैर, जब ये सब कुछ चल रहा था तो इसमें एक और किरदार था, और वो क्या था उसको भी जरा समझिए। तो हिंदू क्यों नहीं लड़ा? सिर्फ गांधी जी ने बोल दिया अहिंसा? नहीं, इसमें एक और किरदार था, और उस किरदार का नाम है जोगिंदर नाथ मंडल। जी हाँ, जोगिंदर नाथ मंडल, ये भी बंगाल के उड़ी बाबा, ये भी बंगाली भाषी। जोगिंदर नाथ मंडल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें हिंदुओं के साथ नहीं लड़ना, हमें मुसलमानों का साथ देना है। ये उन्होंने बाकायदा स्पष्ट रूप से कहा था सारे दलितों से कि दलित अलग हैं और हम मुसलमानों के साथ रहेंगे, हम हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। ये नहीं लड़े, ये आपके साथ कभी नहीं लड़े। जोगिंदर नाथ मंडल इसके बाद पहले विधि मंत्री बने, इन्हें फादर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, एक तमगा इनके पास वो भी है। ये पाकिस्तान गए,
पहले विधि मंत्री बने वहाँ के, और अपने साथ बताया जाता तकरीबन 2 करोड़ दलितों को यहाँ से लेकर गए थे। और जिनको लेकर गए थे, जो लोग इनके साथ खुशी खुशी गए थे, जोगिंदर नाथ मंडल इतना निकम्मा और निकृष्ट आदमी था कि ये तो वहाँ से भाग आया। ये जय भीम का नारा कोई नया नहीं है, ये जोगिंदर नाथ मंडल का दिया हुआ, उस जमाने का दिया हुआ। खासम खास थे बाबा साहब रामजी अम्बेडकर के। रामजी अम्बेडकर जी का कहना था कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते। इनका कहना यह था, सत्ता के लालची थे, उन्होंने कहा बोले नहीं यार, हम तो उनके साथ जाएंगे क्योंकि हमको उसमें बेनिफिट होगा। तो साहब ये धीरे से उनके साथ चले गए। ये निकम्मा खुद तो भाग आया 1950 में इस्तीफा देकर। जैसे इसने वहाँ देखा कि वहाँ तो रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं, कन्वर्ट हो जाओ, इस्लाम में कन्वर्ट हो, नहीं तो तुम्हारा गैंगरेप होगा। उनका डे 1 से वो एजेंडा शुरू था। तो आज आप जो देख रहे हो ना कि आपको लग रहा है तबलीगी जमात आज है या ये आज से नहीं, ये सर शुरू से है। ये मौलानाबाद जो है ये शुरू से है, ये वहीं से स्टार्ट होता है। ये सारी कहानी जो इनके जो रिलीजियस प्रीचर्स है ना, आपके कोई रिलीजियस प्रीचर ऐसा नहीं है जो इस प्रकार की चीज़ें सिखाए, लेकिन इनके ऐसे हैं। तो जोगिंदर नाथ मंडल तो भाग आया वहाँ से। ये तो वीवीआईपी था, कानून मंत्री था, ये तो भाग आया वहाँ से। दूसरे फंस गए बेचारे जो इसके साथ गए थे, उनके सबके गैंगरेप हुए, मारा पीटा गया, सब कुछ छीन लिया गया और उनको कन्वर्ट करके मुसलमान बना दिया गया। तो ये जो आज जो इतने सारे मुसलमान आपको दिख रहे हैं, ये सीधे दिख रहे हैं। जोगिंदर नाथ मंडल ने जब जो रेजिग्नेशन लेटर दिया उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उसमें ये भी लिखा है कि इस प्रकार से सिंधियों का खुले में चौड़े में चौपालों पर ले जाकर उनकी लड़कियों को उनका गैंगरेप होता है। जो हिंदू थे दलित थे उनके साथ भी ये होता था, जितने हिंदू दलित थे बाकायदा उनको घसीट कर ले जाया जाता था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था, दिन और रात कुछ नहीं था। जब मन किया कि अभी मन सन्ना रहा है, हम संडिया रहे हैं, हमारा सांड हमारे ऊपर हावी हो गया, तो गए किसी भी घर में से खींचा, निकाला और वहाँ उसका गैंगरेप किया और बिना कपड़ों के उसके बाद उसको छोड़ दिया, जाओ। ये पाकिस्तान में आम बात थी। तो जब जोगिंदर नाथ मंडल ने देखा तो जोगिंदर नाथ मंडल की रूह कांप गई। ये वहाँ तक भी नहीं कांपी, ये बहुत निकम्मा टाइप का, निकृष्ट टाइप का आदमी था। हुआ असल में क्या कि इसके मंत्रिमंडल में जो शख्स थे और जो लोग थे, इनकी निगाह इसकी घरवाली और इसकी बेटी पर आ गई। अब वो इसका गैंगरेप करना चाहते थे। अब हुआ या नहीं हुआ ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन ये निकम्मा भाग कर वहाँ से यहाँ आ गया और चुपचाप आके कोलकाता में ही चुपचाप सुम में इसने बाकी अपनी ज़िंदगी निकाली भारत में, और ये मर गया, किसी को पता भी नहीं चला। इसने, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसने 2 करोड़ हमारे भाइयों को मरवा दिया जो पिछड़े समाज से आते हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं। उनको मरवाने वाला एक अकेला ये आदमी था जिसने बोला जय भीम, हम मुसलमानों का साथ देंगे, हम हिंदुओं का साथ नहीं देंगे, हम हिंदू नहीं हैं। ये तब का बीज है, आज का नहीं, नया नहीं है, ये तब का बीज है। इसने इतने सारे लोगों को मरवा दिया। तो आपके साथ कौन नहीं था? आपके साथ सर कोई भी नहीं था, लड़ते कहाँ से? सिर्फ इतना नहीं है, इसके बाद जो बयान आए उन बयानों ने बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया। और वो बयान क्या है वो देखिए। गांधी जी के बयान तमाम सारी जगहों पर जो अलग अलग जगहों से कोट किए गए वो ये है। I have always held that it is physically impossible to violate a woman against her will. The outrage takes place only when she gives way to fear or does not realize her moral strength. If she cannot meet the assailant physical might, her purity will give her strength to die before he succeeds in violating her. It is my firm conviction that fearless woman who knows that her purity is her best shield can never be dishonored. However beastly the man, he will bow in shame before the flame of her dazzling purity. इस तरह के जब बयान आए तो इन बयानों ने जो है और ज़्यादा, ये रेप विक्टिम्स के लिए इस प्रकार के बयान आए थे, तो इन बयानों को लेकर बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा लोगों में और गुस्सा भरा लोगों के अंदर। उनका कहना यह है कि इस बयान का हिंदी मतलब समझा दूँ। इस बयान का कहने का मतलब यह है कि किसी महिला का कोई बलात्कार कर ही नहीं सकता पुरुष, जब तक कि वो खुद से अपने आप को उसको ना सौंप दे या वो डर के ना सौंप दे। तो डरो मत, सौंपो मत अपने आप को। यहाँ ये बताना बड़ा आवश्यक हो जाता है। यहाँ कोई एक आदमी रेप नहीं कर रहा था, यहाँ 50 की भीड़ आती थी, 5-5, 10-10 लोग हाथ पकड़ते थे, 5-5, 10-10 लोग नोचते खसूटते थे दूसरे अंगों को, 5-5, 10-10 लोग कपड़े फाड़ते थे, 5-5, 10-10 लोग टांगों को दूर करते थे पकड़ के दोनों टांगों को, और उसके बाद 50-50, 100 लोग एक साथ मिलकर बलात्कार करते थे। ठीक है, ये बताना इसलिए आवश्यक हो जाता है। तो ये जो एक थ्योरी है ना, ये हो सकता है कि शायद एक अकेला आदमी रेप ना कर सकता हो, लेकिन जब 50-100 की भीड़ होती है तो यू आर जस्ट हेल्पलेस, फिर यू आर एट द मर्सी ऑफ दोज पीपल। आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपकी मौत निश्चित है, और रेप होते होते मौत निश्चित है, करोगे क्या, है ना। खैर चलिए फिर क्या हुआ, एक और बयान। Just before the partition, both Hindu and Sikh women were being raped by the Muslim in large numbers. Gandhi advised them that if Muslim expressed his desire to rape a Hindu or a Sikh lady, she should never refuse but cooperate him. She should lie down like a dead with her tongue in between her teeth. Thus, rapist Muslim will be satisfied soon, and sooner he leave her. D. Leper and L. Collins, Freedom at Midnight, पेज 479 पर ये कोट मिलेगा आपको। ये तमाम सारी जगह और भी कोट मिलेंगे आपको इस प्रकार के। यानी कहने का मतलब ये था कि यदि कोई रेप कर रहा है तो उसको कॉपरेट करना चाहिए, चुपचाप जो है मृत शरीर की तरफ पड़ जाना चाहिए ताकि वो जल्दी सेटिस्फाई हो जाए, उसको छोड़ दे। बड़ा गजब है। इस प्रकार की भाषा जब आती है तब गुस्सा किस हद तक होता है इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो यानी आपके साथ कोई था ही नहीं, जोगिंदर नाथ मंडल थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई कोई भी दलित या शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी हिंदुओं के साथ ना लड़े। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि काटे तो वही लोग गए थे, कन्वर्ट तो उन्हीं को कराया गया था दलितों को। इस चक्कर में शर्म के मारे यहाँ से चले गए थे, बोले भारत में रहना पॉसिबल नहीं होगा तो पाकिस्तान चलो। हम तो पाकिस्तान के, पाकिस्तान चले गए। अपने साथ तकरीबन उस समय बताया जाता 2 करोड़ लोगों को लेके गए, 2 करोड़ के साथ गैंगरेप कराया, वहाँ उनको कन्वर्ट करा दिया। खुद के परिवार के साथ गैंगरेप की स्थिति बनी, हुआ या नहीं हुआ कन्फर्म नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि परिवार के साथ भी गैंगरेप हुआ, तभी भागे वहाँ से। तब यहाँ आके जिल्लत भरी ज़िंदगी इन्होंने चुपचाप एक गुमनामी की ज़िंदगी निकाली भारत में, आखिर भारत में ही आए। तो जो कल तक ये
डींगे हाँक रहे थे कि वहाँ हमको सम्मान मिलेगा। वो गैंगरेप करवा कर भारत में गुमनामी की मौत मरा, वो इतना घटिया आदमी था। बड़े कमाल की बात है कि गुमनामी की मौत यहाँ की सरकारों ने मरने दिया, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका था भारत को, उनके तमाम सारे इंटरव्यूज, उनके तमाम सारी चीज़ें ये छपनी चाहिए थी उस समय अखबार में, लेकिन नहीं छपने दी क्योंकि सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता सर। आप समझो बात को। 1950 में जब आया तो 1950 में जो सरकार है वो भी सेक्युलर सरकार थी। उसका कहना था अगर जोगिंद्रनाथ मंडल, चलिए जो गलती हुई जोगिंद्रनाथ मंडल से हुई, लेकिन उससे सबक तो मिल ही सकता था, तो वो तमाम सारे इंटरव्यूज उनके लिए जा सकते थे, छापे जा सकते, लेकिन जोगिंद्रनाथ मंडल को एकदम साइड में करके एकदम छुपा दिया गया कि सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आना चाहिए, मरते हो मर जाओ, सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आना चाहिए। खैर, असहनीय पीड़ा अभी से ही हो रही है, जिन्होंने सहा है उनके नहीं सोचोगे। अच्छा, हमारी घरवाली थोड़ी थी, हमारी माँ थोड़ी थी, हमारी दादी थोड़ी थी। ये सोच जब तक हमारी रहेगी तब तक हमको ऐसा लगेगा। जिस दिन हमारे परिवार के साथ ऐसा होगा, ये सोचिए, एक मिनट के लिए आंख बंद करके सोचिए कि आपके परिवार के साथ ऐसा हो रहा है। आपकी दादी जो 70 साल की है, 80 साल की, उसके साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी पोती के साथ। सोच कर देखिए, जब इन सबको नोचा खसोटा जा रहा है और आपको बांध दिया गया और आपकी आंखों के सामने हो रहा है, उसके बाद हत्या तो आपकी भी होनी है, टुकड़े तो आपके भी होने, तब आप क्या करोगे? ये सब कुछ हुआ डायरेक्ट एक्शन डे में, ऐसा नहीं हुआ। खैर, जो बच गए उन्होंने अपनी व्यथा सुना दी आपको। तो जब सब कुछ इतना बुरा चल रहा था, तब एक आदमी उठा, जब उसने देखा इतना हत्याकांड हो गया और जब उसके घर तक आग पहुंच गई, जो उसे लगता नहीं था कि पहुंचेगी, लेकिन जब वहां तक आग पहुंच गई, तब उसका दिमाग सटका, तब उसने कहा मामला गड़बड़ है। और उस आदमी का नाम है गोपाल पाठा। ये वो व्यक्ति जिसकी कहने को तो मीट की दुकान थी, पाठा का मतलब समझते हैं, बकरे को कहा जाता पाठा। इसकी कहने को तो मीट की दुकान थी, कसाई था, लेकिन जब इसने देखा कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ये तो समझ में ही नहीं आ रही बात, और हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, हमसे कोई नहीं कह रहा मदद के कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, तब इनकी खुद की अपनी एक इन्होंने वो भी बनाई थी, छोटा सा एक संघ भी बनाया था, वाहिनी बनाई थी, उस समय वाहिनी बना करती थी। तो वाहिनी भी बनाई थी इन्होंने, जैसे अभी आजकल योगी जी की वाहिनी, ऐसी इन्होंने भी वाहिनी बना रखी थी, ठीक है ना। तो जब इन्होंने देखा कि ये तो मामला कुछ का कुछ हो गया और अब मामला रुक ही नहीं रहा है, पैम्पलेट्स छपे थे साहब, पैम्पलेट्स बांटे गए थे मुसलमानों में, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना तलवार लेकर खड़ा हुआ था, जिहाद की उसने बात करी थी, डायरेक्ट एक्शन डे की उसने बात करी थी। ये तमाम सारी तस्वीरें, तमाम सारे पोस्टर जो है मुस्लिम इलाकों में लगे हुए थे। देख तो लिया था गोपाल पाठा ने, क्योंकि इनका बिजनेस था मुसलमानों के साथ में, मीट वही खाते हैं, बकरा वही खाते हैं ज़्यादा उस समय पर, तो इनका बिजनेस भी था मुसलमानों के साथ। इनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, क्योंकि सब भाई भाई कह रहे थे। लेकिन जब गोपाल पाठा ने देखा तो मामला गड़बड़ा गया, ये तो कोई सबके हाथ से बाहर निकल चुकी है कहानी और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तब जो है 16 तारीख को जब ये शुरुआत हुई और जब ये नरसंहार चलता रहा, आखिरकार गोपाल पाठा ने अपने जो उनके जो करीबी लोग थे उन सबको और अपनी जो वाहिनी के जो उनकी वाहिनी के जो उनके जितने भी स्वयंसेवक थे उन सबको लेकर कहा कि जिसके पास जो है वो ले आओ। अब लाते क्या? गोपाल पाठा ने कहा लाओ, सब लोग अपनी बंदूकें निकालो। हिंदू बोला ओके, फिर उसे याद आया बंदूक तो है ही नहीं मेरे पास। जो जिंदा हो उनसे पूछ लीजिएगा कि बोले बंदूकें ले आओ, बंदूक तो है ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, तलवारें लाओ, भाले लाओ, हम तलवारों भालों से लड़ेंगे। बोले तलवार भाला भी नहीं है। तो बोले फिर कोई बात नहीं। बोले वो फरसा लाओ, बोले फरसा भी नहीं है। हथौड़े, गैती, फावड़े, सब्बल, इनसे लड़ाई लड़ी गई, ये लेकर पहुंचे। गोपाल पाठा के एक बहुत अच्छे मित्र थे जो वहाँ पर अखाड़ा चलाते थे, बड़ा अखाड़ा चलाते थे, और अखाड़े में आप जानते हो गुरुजी होते हैं, सम्मान बहुत होता है गुरु का। आज के जैसा नहीं है जो यहाँ आकर किसी ने गुरुजी भी कह दिया और अगले दिन गाली दे दी कि उसके हिसाब से लाइव नहीं चला, वो वाला हिसाब नहीं है। तब एक्चुअली श्रद्धा होती थी, मरने मिटने के लिए लोग गुरु के लिए तैयार रहते थे। तो वो अखाड़े वाले भी तैयार हुए, इनकी वाहिनी के लोग भी सारे तैयार हुए। और जब ये सारे लोग आए तो अब जाएंगे कहाँ, पकड़ोगे किसको? तो सबसे पहले उनको पकड़ा गया उन हिंदुओं को जिनका ये सब हुआ था, जिनका गैंगरेप हुए थे, जिनका महिलाओं को मार दिया गया था, लटका दिया गया था, नंगी लाशें जिनकी, उनको बुलाया गया। कुछ छोटे बच्चे, कुछ जो बच गए थे उनको कि तू पहचान तो सही कौन है। और जब पहचान की गई तब उन लोगों को ठीक किया गया। आपको जो बताया जाता है वैसा बिल्कुल गलत है, मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। आपको बताया जाता है हिंदुओं ने फिर सब पर हमला कर दिया, बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बिल्कुल टारगेटेड था, ये बिल्कुल न्याय देने वाली बात थी। जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ था, जिन लोगों की दुकानें लूटी गई थी, उन लोगों की दुकानें लूटी गई, जो लूट कर गए थे उनकी दुकानें लूटी गई, जिनके घर जलाए गए थे, जिनके घर लूटे गए थे, जिन्होंने जलाए थे उनके घर और घर जलाए गए, घर लूटे गए। टिट फॉर टैट था, बिल्कुल स्पेसिफिक था, हर किसी पर हमला नहीं था। पूरे मोहल्ले में एक ही घर जलाया गया क्योंकि उसने वहां जाकर दूसरे का जलाया था। और इन लोगों को इसलिए लिया गया था, तुमको पहचान करनी, तुमको सिर्फ हमारे साथ रहना, पहचान करते जाना, ये था ये था ये था, तुमको और कुछ नहीं करना है। तो गोपाल पाठा ने अपने लोगों के साथ में जब ये शुरू किया तो सोया हुआ जो हिंदू ने सेक्युलर वाला और जो डरपोक, गोपाल पाठा भी बंगाली थे, उनको भी यही था, सब बंगाली, उड़ी बाबा भद्र लोग, लेकिन उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने कहा ये तो भद्र लोग नहीं भैया, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। बंगाली बंगाली बोलने से कुछ नहीं होता, ये तो बंगाली बोलने वाला भी काट रहा है अपने को, तो मामला गड़बड़ है, तो अब अपने को हिंदू बनना पड़ेगा। तो गोपाल पाठा हिंदू बन गए बंगाली से। गोपाल पाठा हिंदू बन गए इसलिए बच गए और उन्होंने पूरे कोलकाता को बचा लिया। जिस कोलकाता को काट कर भारत से अलग करने का प्रयास था, वो कोलकाता को, उस बंगाल को उन्होंने बचा लिया। आज जो वेस्ट बंगाल आप देख रहे हो, निसंदेह इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उससे कुछ कम हाथ नहीं है गोपाल पाठा का। अगर आप इनको कम आंकते हैं तो मैं कहूँगा इतिहास आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है, और जिस किताब में आपको गोपाल पाठा को कमतर दिखाया जा रहा है उस किताब को आग लगा देने की जरूरत है।
ये किताब आपके मन में सिर्फ दूषित वातावरण पैदा करेगी, ये किताबें आपके लिए उचित नहीं है। तो गोपाल पाठक ने अपने लोगों के साथ में जगह जगह जाकर जब ये सब शुरू किया, तब क्या हुआ जानते हैं? 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में मुस्लिम लीग घुटनों पर आ गई। जिन्ना हिल गया, जिन्ना को लगा अब तो गड़बड़ हो गई। अगर हमने इसको नहीं रोका, जिन्ना वाज एब्सोल्युटली राइट, जिन्ना को सच्चाई मालूम थी, जिन्ना समझ गया था अगर मैंने इसको यहाँ नहीं रोका तो मेरा पाकिस्तान का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि पूरा हिंदू जाग जाएगा। अगर इसको मैंने नहीं रोका तो जिन्ना ने तुरंत घुटने टेक दिए। उसको समझ में आ गया यहाँ घुटने टेकने में भलाई है, उसने तुरंत घुटने टेके और जो उसकी यूथ इकाई का जो लीडर था उसको भेजा और बोले बस भैया बहुत आपने भी मार लिया, हमने मार लिया, बस बहुत हो गया, अब इसको ये खून खराबे को बंद किया जाए। अरे तो शुरू किसने किया था? कॉल किसका था? जिहाद का कॉल किसका था? मर्डर का, जिनोसाइड का कॉल तो तुम्हारी तरफ से आया था, तो अब एकदम से बंद क्यों कर दो? सबसे मजे की बात यह कि जब हिंदू काटा जा रहा था तब कोई अनशनबाजी नहीं हुई साहब, लेकिन जैसे हिंदुओं ने रिटेलिएशन शुरू किया, गांधी जी ने अनशन कर दिया, खटैक, बोले सब तुरंत बंद होना चाहिए, नहीं तो मैं अमरण अनशन पे हूं। अब गोपाल पाठक जी पर प्रेशर आया, बोले भैया बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। गोपाल पाठक जी को सरकारी कागजों में आतंकवादी घोषित कर दिया गया। गोपाल पाठक ने ऐसा अदम्य साहस, अदम्य शौर्य दिखाया जिसके लिए कायदे से उन्हें आज परमवीर चक्र मिलना चाहिए। ये अदम्य साहस, ये अदम्य शौर्य किसी में नहीं होता कि मुसलमानों के इलाके में रहकर आप ये सब कुछ करके दिखा दो और आप इस देश को बचा लो। आपको बहुत सारे लोग बहुत तरीके से कहानी सुनाएंगे, लेकिन कहानी बिल्कुल स्पष्ट रूप से एकदम सीधी सीधी हमने आपको सुनाई है। ऐसे परमवीर योद्धाओं का नाम कहीं नहीं है सर। जानते हैं क्यों? बताता हूं। क्योंकि इसके बाद गांधी जी ने बोला बंद करो, बंद कर दिया। बोले अब जो आपके पास में हथियार है, लड़े भी किससे सर? फावड़े से। आप सोचिए, फावड़े से कोई लड़ता है क्या? सब्बल से। उठेगा भी नहीं, चलेगा भी नहीं सब्बल, क्या करोगे आप सब्बल से? गैती से। मैंने इतनी बुरी हालत कोई आज नहीं हमारी सर, तब भी थी, आज भी है। तो इतनी बुरी स्थिति से हम लोग निकले, इतनी बुरी स्थिति में हम लड़े। लेकिन योद्धा जब लड़ता है सर तो निहत्था लड़ता है, उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती। लाठियों से लड़े, इन सब से लड़े और जीते। और जीतने के बाद आलम यह हुआ कि जिस सुअर ने कहा था कि डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल है, सीधे कार्रवाई करो, वो बड़वा अपने पैरों पे आया, घुटनों पे आया, वो कन्वर्टेड अपने घुटनों पर आया और माफ़ी मांगी कि बस बस बहुत हो गया, बंद करो। अभी इससे बड़ी बात देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो कत्लेआम मचाया था किसने मचाया था? जवाब मुसलमानों ने। ठीक है, सही बात है, टेक्निकली सही जवाब है। लेकिन आपको जानकर इससे भी ज़्यादा बड़ी हैरानी होगी, ये जो मुसलमान जिनको आप मुसलमान कर रहे हो, ये सिर्फ पिछले 50 साल में मुसलमान बने थे। जब सेक्युलरिज्म की दवाई आपको चटाई जा रही थी और कहा जा रहा था सारे धर्म बराबर हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तब लोगों ने सोचा भाई क्या फ़र्क पड़ना है, मुसलमान बनने में भी कोई फ़र्क नहीं है। लोगों को प्यार से समझाया गया मुस्लिम बनने में फ़ायदा है, मुसलमान बनो, लोग मुसलमान बन गए। वही मुसलमान, उन्हीं हिंदुओं ने जो मुसलमान बने, उन्होंने हिंदुओं का नरसंहार। अभी भी जो भारत के अंदर मुसलमान है वो हिंदू ही हैं, मूलतः हिंदू हैं। ऐसे वो भी मूलतः हिंदू थे। सिर्फ 50 साल के खेल में एक हिंदू ने पाकिस्तान बना दिया। 50 साल के खेल में इतने सारे हिंदुओं ने इतने सारे हिंदुओं को काट दिया। तो जो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, जो हिंदू जो मुसलमान बने, उन्होंने हिंदुओं को काट दिया। तो वो हिंदू ज़्यादा खतरनाक होता है जो सेक्युलर होता है, और जो मुसलमान बनता है, ये दोनों हिंदू ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इससे हमें यही इतिहास से तो हमें यही सबक मिलता है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। हैप्पी इंडिया नीड वन एक्शन डे फ्रॉम ऑल हिंदू, नाउ इट्स हिंदू चांस टू पे बैक। गोपाल राठी जी कहते हैं सर सपने देखना अच्छी बात थोड़ी होती है सर, ठीक है ना। तो सर ये सब कुछ हुआ, आपके देश में हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये होता है कि सब गोपाल पाठक से कहा जाता है हथियार डाल दो, और साथ ही साथ तुम्हारे जितने लोग। अच्छा, गोपाल पाठक ने इस बीच में जरा एक बात और बताऊं आपको, बड़ी मजेदार कहानी है गोपाल पाठक की। गोपाल पाठक के पास 2 रिवॉल्वर पकड़ी गई। इससे पहले जो है पुलिस ने इनको पकड़ के आर्म्स एक्ट में अंदर डाल दिया, आतंकवाद की धाराएं लगा दी। इनके पास ग्रेनेड भी मिला, ग्रेनेड भी इन्होंने खूब खरीदे। कैसे खरीदे? तो साहब वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय कुछ विदेशी भी आए थे, भारत में आए थे पैसे देकर। गोपाल पाठक ने उस समय, देखिए बड़े कमाल की बात है, गोपाल पाठक ने जब पहले लोगों से बोला कि एक हो जाओ, कोई उनकी बात नहीं माना। गोपाल पाठक ने जब उस समय लोगों से बोला कि आप समाज के साथ चलिए, जितने बनिए थे, बनिया समाज था, सबसे बोला कि हमारे वैश्य समाज से बोला कि हमारे साथ चलिए, पैसा कलेक्ट कीजिए, किसी ने नहीं दिया। लेकिन जब दुकानों में आग लग गई उसके बाद दिया इसी वैश्य समाज ने। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है सर, बुरा ना माने कोई भी, आप सच सुनने आए, सच सुनिए। तो सर क्या फायदा हुआ कि आपकी करोड़ों की दुकान भी जल गई, शोरूम भी जल गया, और उसके बाद में आप आते हो कंट्रीब्यूशन देने, उसके बाद में आप आते हो धर्म निधि देने। पहले दे देते तो बच जाता था ना, पर जब सब कुछ जल गया, बर्बाद हो गया, तब अपनी जान के जब लाले पड़े तब आपने पैसा दिया। ये हिंदुओं की प्रवृत्ति है। ये तब भी थी 1946 में, ये आज भी 2022 में है ना। दिल्ली में आपने देखा ना, उसके बाद सब बोले अरे, और अपन तो ढूंढते हैं कहाँ है वो उड़न तश्तरी वाले लोग, एक उड़न तश्तरी आएगी उतरेगी, कहाँ है उसमें से फिर वो आरएसएस बजरंग दल वाले वो निकलेंगे ऐसे टक 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 ओम 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 करते हुए, ऐसे निकलेंगे ना। नहीं मेरे भाई, आप लोग संगठनों को बनाते हो, संगठन आपको नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अगर पहले ही आपने कंट्रीब्यूशन किया होता, अगर पहले ही आपने धर्म ने दे दी होती, तो आपकी ये स्थिति नहीं होती। तब से लेकर 2022 आ गई, अभी तक समझ में नहीं आई। इस बार थोड़ी कोई गोपाल पाठक आएगा, क्योंकि गोपाल पाठक का जो हाल आपने किया उसके बाद कोई गोपाल पाठक नहीं बनेगा। वो क्या हाल किया वो भी सुन लीजिए। गांधी जी ने कहा हथियार डाल दो, गोपाल पाठक बोला अच्छा। उसके बाद 2 रिवॉल्वर भी थी, तमाम सारी, और जो गोला बारूद खरीदा था, ग्रेनेड्स खरीदे थे, वो तमाम सारी चीज़ें, हथियार भी खरीदे थे। तो बोले कि सारे हथियार डाल दो, बोले अपने सारे लोगों से भी डलवा दो। गोपाल पाठक का दिमाग घूमा, बोले यार ये तो गड़बड़ मामला है, बोले मैं तो नहीं डालूंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो। तब तक परसुएशन चलता रहा, तब तक भारत आज़ाद हो गया, भारत की आज़ादी हो गई, ठीक।
अब तो डालो, अब तो भारत आज़ाद हो गया, अब तो हम बचा लेंगे। लेकिन तब तक गोपाल पाठक और उनके साथियों को एक चीज़ अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी, हमको सिर्फ हम खुद बचा सकते हैं अपने परिवार को, कोई नहीं आएगा बचाने। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी, कोई नहीं आएगा बचाने। वो जो उड़न तश्तरी तुम इंतजार कर रहे हो ना, वो भी नहीं आएगी। ये जो पुलिस प्रशासन जो है ना, ये भी नहीं आएगा। तुमको खुद को अपने आप को बचाना पड़ेगा, अपने परिवार को बचाना पड़ेगा। ये बात उनको वहां समझ में आ गई थी, ठीक है ना। तो उन्होंने हथियार डालने से मना कर दिया। भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद भी मना कर दिया। अब गांधी जी के सामने हथियार डालने से मना किया, सबके डलवा दिए, तुम नहीं डाल रहे, तुम भी डालो। बड़ा प्रेशर आया सब कांग्रेस से, तमाम इधर से उधर से, सरकार में बैठे हुए लोग। नहीं डाला तो सरकार की आंखें किरकिरी बने कि गोपाल पाठा ने ईगो हर्ट हो गई कि बात नहीं मानी हमारी। तो गोपाल पाठा को हाशिए पर डाल दिया गया। गोपाल पाठा जेल में भी सड़े, गोपाल पाठा पे केसेस भी चले, गोपाल पाठा पे सब कुछ हुआ, और अंततः किसी को पता भी नहीं चला। और गोपाल पाठा जो है 2005 में 92 साल की उम्र में धीरे से इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ठीक है, क्या बोले, बड़ी गजब स्थिति है। अब ये आए हैं कोई जेके सिड, यार बड़े ही स्टूपिड हो। सिड नहीं, सुड लिखना चाहिए था तुमको अपने आप को। तुम्हारा नाजायज बाप गया था क्या दिल्ली दंगों में, या तुम्हारी माँ नाचने गई थी वहाँ? पिछवाड़ा फट जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए थे, सर आप आओ, हम चलेंगे आपके साथ। सबकी मम्मी मर गई थी उस दिन, माँ मर गई थी सबकी। चलेगा मेरे साथ? चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ। तू अगर अपना असल बाप से पैदा, अगर तो यहाँ नंबर लिख अपना, नहीं तो तू हलाला की पैदाइश है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना, याद रखना इस शब्दों को कि तेरा बाप वहाँ गया था, तेरी माँ नाचने गई थी। पहले मुझे इस बात का जवाब दे। नंबर साथ में लिखना, मेरा नंबर पब्लिक है, समझा? तेरे जैसे भड़वे नहीं हैं हम, तेरे मोर हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोबारा यहाँ मत आना कमेंट करना है, पिछवाड़ा सुझा दूंगा मार मार के। ठीक है, गलती मत करना मेरे साथ में, ठीक है? तू जितना मुझे जानता नहीं ना, उससे ज़्यादा मेरा काम है, समझा? उतना रहे अपनी औकात में जितनी तेरी औकात है। वहाँ जाके चाट, कोई हगेगा उसको चाट लेना उठाकर, उसी लायक है तू। दोबारा कमेंट मत करना बेटा ऐसा, और ऐसे सीरियस मैटर पे कभी इस तरह का कमेंट मत करना जब इतना सीरियस मैटर चल रहा हो, है ना। घर में घुस के मारूंगा, हाँ, पता निकाल लूंगा यहीं से भी, तेरा आईपी एड्रेस यहीं से ट्रैक कर लूंगा 2 मिनट के अंदर, मेरे को 30 मिनट नहीं लगेगा, ठीक है? फिर मत बोलना मेरे से, सर मेरे से गलती हो गई, ठीक है? इसको याद रखना। तो 2005 में अल्टीमेटली गोपाल पाठा जी गुमनामी की ज़िंदगी जीते जीते खत्म हो गए। हम उनको कभी सम्मान नहीं दे पाए, गोपाल पाठा जी को, हम आज भी शायद उनको सम्मान नहीं दे पाए। और यही कारण है कि मैंने कहा अब कोई गोपाल पाठा नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा समय था साहब, 1947 से लेकर 2005 तक का आपके पास समय था। बीच में आपकी सरकार आई थी, 2-2 बार आई थी, 3-3 बार आई थी। एक दिन नहीं, 1 घंटे की सरकार में भी आप चाहते तो आप सम्मान दे सकते थे, लेकिन आपने सम्मान नहीं दिया, क्योंकि आपको भी सेकुलरिज्म लग रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा इससे बवाल क्रिएट हो जाएगा। जब तक आप इस पर डरते रहोगे, बवाल क्रिएट हो जाएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और पूरी ताकत के साथ मैं आज अपने लाइफ से ये मांग करता हूँ कि गोपाल पाठा जी को उनका सम्मान दिया जाना चाहिए। वो ड्यू है, उनका ऋण है हमारी आत्माओं के ऊपर। हम मरेंगे कैसे, हम क्या जवाब देंगे? ये ऋण हमको उतारना पड़ेगा, नहीं तो ये बंगाल आज आपके पास नहीं होता सर। ये आप सोचते रह जाते, कुछ नहीं कर पाते आप, क्योंकि जो प्लानिंग थी बड़ी लंबी थी। कन्वर्जन जिस पैमाने पे उस समय हुआ, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बनेगा गर्दन पर तलवार लगे, हाँ या ना तो खचाक बनेगा, तो बन, तो दूसरा खचाक, आइटम खचाक। आदमी इधर कटवाया उधर कटवाया, आदमी सोचता गर्दन से तो थोड़ा कटवा लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये रियलिटी है, और पूरी ताकत के साथ गोपाल पाठक को मैं हीरो बोलता हूँ। मुझे नहीं मालूम दुनिया क्या किसको हीरो बोलेगी, किसको नहीं बोलेगी, पर मैं बोलता हूँ मुझे कोई डर नहीं लगता, मुझे कोई डर नहीं है। और वर्तमान सरकारों को यदि इससे परेशानी होती है तो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एकदम क्लियर है। फिर से कहूँगा, पूरी ताकत के साथ कहूँगा, और आप सबसे भी कहूँगा कि हमको इन सरकारों को बिल्कुल इस बात के लिए बोलना चाहिए, गोपाल पाठा जी को उनका ड्यू दिया जाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो अन्याय उनके साथ हुआ है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ये सोचा कि मेरे हिंदू भाइयों की रक्षा होनी चाहिए, मेरे परिवार की रक्षा मैं करूँगा, मैं हथियार नहीं डालूंगा, सिर्फ इसलिए उनको इतना सताया गया कि जो कहा जाए वो कम है। सर, हाउ टू लेसन गांधी जी इज renowned, if someone tells on him they will be imprisoned, why do all leaders still advise us to be like Gandhi ji? विशाल कचवाल जी, हाथी होता है हाथी, उसके दांत होते हैं। प्रणाम सर, जय श्री राम सर, आपके एनालिसिस से शतमन गोपाल पाठा जी को शतमन, सिर्फ आप ही सच्चाई बताते हैं। उत्कर्ष सक्सेना जी, मैंने कहा ना मेरी सच्चाई बड़ी असहनीय होती है। आज बंगाल में जो लोग हैं उनको बहुत असहनीय होगी ये सच्चाई जो मैंने बताई है, इतनी सारी होनी भी चाहिए। लेकिन अगर 2022 में भी हम कुछ सीख सकें इससे, हम क्षेत्रवाद से, भाषावाद से यदि ऊपर उठ सकें तो हमारा कल्याण होगा। अगर हम इसी में घुसे रहेंगे हमारा कल्याण कभी नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँगा नहीं मैं तो नॉर्थ इंडियन हूँ, ना मैं तो दूसरे के, हिंदी अच्छी बोली नहीं आती तो मैं बात ही नहीं करूँगा। हो सकता है मेरे से पहले साउथ वाला या वेस्ट वाला या ईस्ट वाला जाए, नंबर तो मेरा भी लगेगा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे की तो बात है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाइए अगर जीना है तो, अगर अपने बच्चों का भविष्य देखना है तो। 2022 है, 1946 की घटना 2022 में हम खड़े हैं। आज मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर सिर्फ ये कहता हूँ
इन सब पागलपनों से ऊपर उठ जाइए। भाषावाद, क्षेत्रवाद, फलानावाद, ठिकानावाद, जातिवाद। वो जातिवाद वाले गए थे भाई साहब, उल्टे पास बरेली बैरंग होकर लौट के आए। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाइए, इसी में आपका कल्याण है, दूसरा कोई कल्याण नहीं है आपका। और दूसरी बात, अपनी रक्षा खुद। उड़नतश्तरी वालों की चिंता मत करना तुम, और उनसे मत सवाल जवाब करो कहाँ है वो अपना जहाँ है वो कर लेंगे अपना, उनकी वो देखेंगे, तुम अपनी सोचो। तुमने उनका ठेका लिया है, उन्होंने तुम्हारा ठेका लिया, उन्होंने तुम्हारा नहीं लिया, तुम उनका ठेका लेकर काय को बैठे हो? अपना ठेका खुद ले लो भाई, है ना, भले में रहोगे। मेरे जितना साफ बोलने वाला, क्लियर बोलने वाला शायद आपको भारत के अंदर कोई नहीं मिलेगा, पर मेरा काम है आपको सच बताना, आपको सच्चाई से अवगत कराना। कल आपने इतनी खुशी खुशी इतना सब कुछ अच्छा दिन मनाया, आज का दिन बड़ा गम का दिन था, कितनी अजीब विडंबना है। 14 तारीख पीड़ादायक, 15 तारीख खुशी मना लो, 16 तारीख फिर पीड़ादायक। बड़ा अजीब विडंबना है, हंसें कि रोएं समझ में नहीं आता। कम से कम नारियल काटने वाला दाव तो रखो घर में, सुन गोस्वामी जी कहते हैं। उत्तम जी कहते हैं आज गोपाल पाठक का बंगाल ममता का दंश झेल रहा है, आज बंगाल को नए पाठा की जरूरत है। सर उत्तम जी कहाँ से आएगा नया पाठा? हमने क्या पाठा जी को हमने कोई सम्मान दिया? हमने उनको उचित सम्मान जो उनको मिलना चाहिए दिया? क्या हमने उनके परिवार का ख्याल रखा? क्या आज भी हम उनके परिवार का, उनके परिजनों का ख्याल रख पा रहे हैं या रखा? या उनके लिए हमने कोई स्मारक बनाया या उनका कोई म्यूजियम बनाया उनके घर को? हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा। मैंने जब इस लाइव को शुरू किया था तो शुरुआत में मैंने इस बात को बहुत जोर देकर कहा था, जो लोग शुरू से जुड़े हैं यूट्यूब पर 2 साल हो गए करीब, उनको इस बात को मालूम होगा। मैंने कहा था जो समाज अपने हीरोज़ को सम्मान नहीं दे पाता, उस समाज का नष्ट होना तय है। और अगर हम अपने हीरोज़ को नहीं पहचान पा रहे, अपने हीरोज़ को सम्मान नहीं दे पा रहे, तो हमारा नष्ट होना तय है। आपको बुरा जरूर लग रहा होगा, पर ये कटु सत्य है, इसको याद रखिएगा। आई आस्क्ड अ कलीग आर यू अ मराठी, ही सेड नो आई एम अ मुस्लिम, नॉट श्योर इफ हिंदूज विल एवर लर्न दिस। पद्मा जी क्या बात है, भूल जाए, बिल्कुल आपने तो मार ही डाला, एकदम दिल में छेद कर गया। कहते हैं एक से मैंने पूछा, महाराष्ट्र से आते हैं, उनसे पूछा तो मराठी? बोले नहीं मैं मुसलमान हूँ। बोले अगर किसी हिंदू से पूछो, वो से पूछो तो मराठी? बोले हाँ मैं मराठी हूँ। खैर तो ये सब चलेगा सर। गांधी नेहरू बिगेस्ट फ्रॉड्स ऑफ इंडिया, सर उसका कुछ कर नहीं सकते, ब्रांड बहुत अच्छा है तो हाथी बनना पड़ेगा आपको। उत्तम जी यहाँ पर भी उत्तम जी ने वही कमेंट किया। चलिए अब फिल्म तो सर बनती रहेगी, है ना, फिल्म का क्या कह सकते हैं। तो ये सच्चाई है सर, ये बहुत कड़वी सच्चाई है, और इस सच्चाई से आप लोग जितनी जल्दी अवगत हों, जितनी जल्दी रूबरू हों, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो गोपाल पाठा ये सब बातें तो पुरानी हो गई। ट्रेंड से क्या होगा? ट्रेंडिंग से सब कुछ हो जाएगा क्या? बताइए आप। वो एक अलग चीज़ है, उसका जब आवश्यकता होती तो किया जाता है। अगर इस फील्ड में भी आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की। देखिए हम लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए कब कहाँ कौन सी किस चीज़ की आवश्यकता है। ये बड़ी विडंबना है, बड़ी चिंता का विषय है। हमको नहीं मालूम हमको ट्रेंड कब करना, हमको नहीं मालूम हमको कब विक्टिम कार्ड खेलना, कब हमको ये करना है। गोपाल पाठा जी के ऊपर मैंने कई सारे लेख देखे, मैं बड़ा हैरान हुआ लोगों ने जिस तरह से वर्णन किया उनका, कि गोपाल पाठा गए और उन्होंने चीर दिया, फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गोपाल पाठा जी को आतंकवादी बना दिया। अरे ही वॉज अ विक्टिम, ही वॉज नॉट अ ऑपरेसर, फॉर गॉड सेक। किस प्रकार के लेख आप लोग लिखते हो, किस प्रकार से आप लोग लिखते हो फेसबुक सोशल मीडिया पर? हम विक्टिम को विक्टिम नहीं बता पा रहे सर, हमने ऐसा महिमा मंडित कर दिया, अरे साहब गजनी का भी बाप था गोपाल पाठा, जिधर निकला उधर उसने काट दिया। अरे नहीं भैया ऐसा नहीं है। गोपाल पाठा सताया हुआ व्यक्ति था, चारों तरफ उसकी लाशें पड़ी हुई थी, जो लाशें सड़ रही थी, जिसे कुत्ते खा रहे थे। इन सबको देख के उसका हृदय द्रवित हुआ, और उसके बाद उसने सबको नहीं मारा। मार्क माय वर्ड्स, याद रखना एक शब्द को, सबको नहीं मारा। उसने उन लोगों के साथ न्याय किया जिन लोगों ने अन्याय किया था, उनको सजा दी। तो सर वो कोई वो नहीं था। सही मायने में देखा जाए तो वो जो डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो रिपरकेशन हुए, वो जजमेंट डे बोलना चाहिए उसको, वो जजमेंट का दिन था। वो उन्होंने न्याय किया उन लोगों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ था, और उन लोगों को सबक दिया, उन लोगों को लेसन दिया जिन्होंने गलत किया था, कि बेटा ऐसा नहीं है, सिर्फ तुम नहीं कर सकते हो, सभी का ज़्यादा आएगा, है ना, कोई मेरा अकेला मकान थोड़ी है, ठीक है ना। बंगालीज आर लॉस्ट, डोंट केयर अबाउट डायरेक्ट, अपने आप इसलिए सब कुछ हो पाया। अगर वो तैयार होते, क्योंकि उनके मन में भर दिया गया था ना सेक्युलरिज्म में कुछ नहीं होने वाला। अगर उनको मालूम होता, अगर थोड़े सचेत होते कि मेरी ये कविताएं, मेरे ये उपन्यास, मेरी ये कहानियाँ, मेरे लिटरेचर काम नहीं आने वाला है, अगर संभवतः उनको ये मालूम होता, अगर उनके दिमाग में जहन में ये बात होती, तो संभवतः शायद ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती जो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हुई, ठीक है ना। दिन नहीं, सॉरी, कई दिन। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि हम आज भी वही स्थिति है, आज भी हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। तो इसलिए जो कुछ लोग जो बंगाली उनको बुरा लगता होगा, बिहारियों को भी बुरा लग जाता है, कुछ बोल देते हैं, पता नहीं बंगाली थे बिहारी थे भाई सब कौन से वाले थे जो बोले थे कि आप बड़ी नफरत करते हो। सब ये कह देते हैं नफरत करते हो। सर सच्चाई सुनने की क्षमता रखिए, बहुत आवश्यक है सच्चाई सुनना। और सारी सच्चाई से पहले, सबसे पहले मैंने दोषी किसको बताया? उनको बताया जिनके हाथ में भगवा ध्वज उस समय था, जिनके हाथ में मंदिर थे। ये जिम्मेदारी उनकी थी। बेशक आपके पास पैसा ना हो, बेशक मंदिर का पैसा आपके पास ना हो, तो कोई बात नहीं, कॉन्टैक्ट्स तो आते हैं आपके पास, आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ले सकते थे लोगों से, आप हिंदुओं को जगा सकते थे घर घर जाकर कि मंदिर में हम असेंबली पॉइंट बनाएंगे, सरकार पैसा ले जाती है, कोई बात नहीं, ले जाने दो, सरकार के पास चढ़ाना नहीं है। चढ़ाना अपने को उस कार्यालय में, दूसरे वाले में जाके, तो अगले मोड़ पर जो कार्यालय उधर चढ़ाना है, ये कर सकते थे हम, लेकिन हमने किया नहीं, क्योंकि हमको भी आवश्यकता नहीं थी। हम लोग सो रहे थे आराम से, बढ़िया है, ठीक है, सब भोग लगा जा रहे हैं, बढ़िया काजू कतली बर्फी आ रही है, भोग लगा, भगवान को खिलाओ, खाओ, ऐश करो। ये हमारा काम थोड़ी है, आप ही का काम है सर, दूसरे का थोड़ी है ना। तो सबको बुरा लगता है सर, जिसको बता दो कि उसकी ड्यूटी है उसको बुरा लग जाता है,
लेकिन सच्चाई यही है सर, इस सच्चाई को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा कौन है जिसको बुरा नहीं लगता इस लाइफ पर, बताइए। सिखों को बुरा लगता, आप लोगों को भी चैन रहेगा, मुझे भी चैन रहेगा। बंद कर देते हैं सब। आपको बुरा लगने के लिए नहीं बताता हूँ मैं, इससे आपको उठाना और बुरा लगना या आपकी फीलिंग्स को हर्ट कराने का मेरा मतलब मकसद नहीं। मेरा मकसद है आपको झकझोरना, आपको नींद से उठाना। जिस चरस पीकर जो आप सो गए हो ना, उससे आपको उठाना। ये जो अफीम चाट के आप सोए पड़े हो, इससे आपको उठाना। और इससे उठाने के लिए मुझे आपका बुरा बनना पड़ेगा, तो मैं बुरा भी बनूंगा। मैं क्या करूँ? क्या 1946 से लेकर 2022 तक में आपने कोई बदलाव आया? कुछ सबक लिया? बहुतों को तो मालूम ही नहीं होगा, पहली बार सुनी होगी कहानी। बदलाव कहाँ से आएगा? और मैं चिल्लाता चिल्लाता मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। कोई ज्यादा मुझे मार देगा, नहीं मारेगा तो वैसे ही मर जाऊंगा। कभी सरकार मार देगी, कोई दूसरी आ जाएगी तो ये सब कुछ है बॉस, चलता रहेगा। आपको जागना है, अभी भी जाग जाइए, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी आपके पास मौका है। ठीक है, क्लियर है ना? क्या तो अब स्थिति बदल गई होगी। देखें क्या बात है, बड़ी अच्छी सी तस्वीर है। एक विदेशी है, एक देसी है, कंफ्यूज मत होना। इधर वाले भाई साहब देसी है, इधर वाले विदेशी है। ठीक है, टिम प्लेजर फिल्म चलाई उन्होंने कोई सी। ओहो, इतने सारे लोग बैठे हैं, कौन है? हाँ अभी बताता हूँ कौन है। बताइए, आइए जरा देखें। टुनाइट आई वॉज ब्लेस्ड टू शो अ जीसस फिल्म इन हिंदी इन अ स्मॉल विलेज आउटसाइड ऑफ दीमापुर, इंडिया, where Pastor Tamang, a converted Buddhist, intends to start a church later this year. We saw 65 souls saved after the film show. 65 लोगों को कन्वर्ट कर दिया एक फिल्म दिखाकर दीमापुर में। जो तमांग साहब हैं ये भी कन्वर्टेड बुद्धिस्ट हैं, यानी हिंदू थे, हिंदू से बौद्ध बने, बौद्ध से अब क्रिश्चियन बन गए। तो ये तो आज भी जारी है, हम इनको भी नहीं रोक पा रहे हैं, है ना? कल की तैयारी क्या होने वाली है ये आप देख लीजिए, आप सोच लीजिए, क्योंकि चारों तरफ से धीरे 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 करके आपको आ रहा है ना? जब किसी दीवार को एक साथ पूरा नहीं तोड़ सकते तो क्या करते हैं? थोड़ा 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 करके खुरिचते रहते हैं, एक ईंट निकालते हैं, फिर एक निकालते हैं, फिर एक निकालते हैं, तो दीवार धीरे धीरे पोली हो जाती है। ऐसे करते हैं ना? कुछ कुछ के लिए ऐसे किए थे ना अपन ने कब्जे। कौन सा वाला था जिसमें से धीरे धीरे करके निकाला था? ठीक है ना? तो ये स्थिति है साहब। अब ये क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, उसका भी रीजन है। आफ्टर कैटल स्मगलिंग ऑफ फेंसिडिल एंड याबा टैबलेट्स स्पाइक इन ईस्टर्न स्टेट्स। तो ईस्टर्न स्टेट्स में फेंसिडिल और याबा टैबलेट्स, नशे की दवाइयाँ, 7000 टैबलेट्स पकड़ी गई हैं साहब। और ये इसका नशा कराया जा रहा है, ये नशा फ्री में बांटा जाता है वहाँ। 3200 बोतल फेंसिडिल की पकड़ी गई, कफ सिरप है, नशे के लिए इस्तेमाल होता है। इनमें सब में ज़्यादातर में अफीम होती है ना, ताकि आपको रिलीफ मिल जाए, आप सोते रहो। ये जितने भी सेडेटिव्स होते हैं सब में लगभग अफीम होती है, ताकि आप सो जाओ। तो नशे के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, बॉटल की बॉटल पीते हैं, उन्हें आनंद आता है, बड़े बढ़िया नशा एकदम टकाटक। और याबा टैबलेट्स पकड़ी गई, 7 की आदत लगा दी, पैसा तो है नहीं, नशेड़ी तो किसी मतलब